हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम यूनिट थर्ड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु त्रिज्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु त्रिज्या या फिर इसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये नाभिक है और इसके बाहर बहुत सी कक्षक कोश हैं और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कहलाएगी परमाणु त्रिज्या। लेकिन आधुनिक धारणा जो परमाणु की है उसके अनुसार नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी सदैव निश्चित नहीं रहती। कभी नाभिक परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है तो कभी नाभिक से दूर होता है। एक निश्चित दूरी पर सदैव नहीं होता। तो परमाणु की आधुनिक विचारधारा ये है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करता है, इस तरह से। कभी ये कोश होती है, कभी ये होती है। तो मान लीजिए कि ये कोश में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत अधिक है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत कम है। तो ये जो परिभाषा पहले दी गई थी ये इसका कोई औचित्य नहीं है, काल्पनिक परिभाषा है। और आज के समय में परमाणु त्रिज्या के लिए 4 परिभाषाएं अन्य दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सह संयोजक त्रिज्या। इसे हम कहते हैं कोवैलेंट रेडियाई। क्या है ये? एक ही तत्व के 2 परमाणु जब सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को उस तत्व के परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ये Cl परमाणु है और दूसरा Cl परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है तो इनके बीच की दूरी जो भी होगी और इनका आधा मान लीजिए अगर ये Cl परमाणु है तो फिर ये 1.98 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है और 0.99 एंगस्ट्रॉम ये आधी दूरी हो जाएगी। तो सह संयोजक त्रिज्या
Cl परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1.98/2 0.99 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा हेडिंग है वान डेर वाल्स त्रिज्या। दूसरा है वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या है? वान डेर वाल्स रेडियाई। एक ही तत्व के जब दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं तो ऐसे दो निकटवर्ती अणुओं के निकटवर्ती परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी के आधे को उस परमाणु की वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। देखिए दो परमाणु हैं, इनसे मिलकर के ये अणु बना हुआ है और एक अणु ये है। तो इनके निकटवर्ती परमाणु ये हैं। इनके बीच की दूरी जो होगी, अगर मान लीजिए d है तो वान डेर वाल्स त्रिज्या बराबर हो जाएगी b/2। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या b/2 हो जाएगी। और अगर हम परमाणु यहाँ पर क्लोरीन के लिए लेते हैं तो क्लोरीन के परमाणु लेने पर ये मान लीजिए क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। तो उस कंडीशन में B की वैल्यू हो जाएगी 3.6। तो 3.6 B की जगह पे रख देंगे तो हो जाएगा 1.80 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है वान डेर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से वान डेर वाल्स त्रिज्या के बाद अगली त्रिज्या आती है क्रिस्टल त्रिज्या। तीसरे टाइप की है क्रिस्टल त्रिज्या। किसी क्रिस्टल जालक में दो पड़ोस के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को उस परमाणु की क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में दो पड़ोस के परमाणु हैं और पड़ोस के परमाणुओं के बीच की दूरी
कहलाएगी क्रिस्टल त्रिज्या। तो देखिए क्रिस्टल त्रिज्या बराबर हो जाएगी C/2। यहां पर अगर हम सोडियम क्रिस्टल ले लें, ये अगर ले लें सोडियम, ये भी सोडियम ले लें, तो C की वैल्यू हो जाएगी 3.72 और 3.72 एंगस्ट्रॉम बटे 2 क्या हो जाएगा, 2 ये 1.86 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इस तरह से सोडियम के क्रिस्टल में सोडियम की परमाणु त्रिज्या हो जाएगी 1.86। इसके बाद में आते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, अब चौथा नंबर आयनिक त्रिज्या का है। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, किसी आयन के नाभिक से बाह्यतम कोश तक के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम कहते हैं उस आयन की त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या, आयन दो प्रकार के हैं, तो दो तरह की आयनिक त्रिज्या हो जाएगी। धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या सदैव अपने परमाणु से कम होती है। धनायन की त्रिज्या को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी धन आवेशित आयन के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को धनायन की त्रिज्या कहते हैं। और धन आवेशित आयन की त्रिज्या अपने परमाणु से सदैव कम होती है। अगर अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Na और Na+, तो Na+ की त्रिज्या Na से सदैव कम होगी। त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि Na की प्लस की कम और Na की ज्यादा त्रिज्या होगी। इसी तरह अगर सम इलेक्ट्रॉनिक धन आवेशित आयन है या धनायन है, सम इलेक्ट्रॉनिक धनायन होने पर एग्जाम्पल में देखिए क्या हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक धनायन कौन कौन से होते हैं, जैसे Na+, Mg2+, Al3+, ये सम इलेक्ट्रॉनिक धनायन है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो उस कंडीशन में जिसमें सबसे अधिक प्रोटॉन उसका उतना ही अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, और जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वह नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उतनी ही प्रबलता से खींचेगा अपनी तरफ, जिसके कारण पर आयनिक त्रिज्या कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन, एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है। तो एल्युमिनियम में प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण ये अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को इसका नाभिक प्रबलता से खींचेगा, जिसके कारण Al3+ आयन की आयनिक त्रिज्या कम होगी
Mg2+ से, और Mg2+ की कम होगी Na+ से। तो इस तरह से आयनिक त्रिज्या का घटता हुआ क्रम हो जाएगा, वो बढ़ता हुआ आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम। तो इस तरह से आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। अब कोई परमाणु है तो उस पर जितना अधिक धनावेश होता चला जाएगा, उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होती चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Fe प्लस Fe2+ Fe3+, तो इसमें जो है Fe3+ की त्रिज्या कम होगी Fe2+ से, Fe2+ की कम होगी Fe+ से। तो आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम। तो इस तरह से धनायन की त्रिज्या कंप्लीट हुई। अब ऋणायन की त्रिज्या, इस चौथे ही पॉइंट में ऋणायन की त्रिज्या भी समझ लीजिए। ऋणायन की त्रिज्या, कोई भी ऋण आवेशित आयन जब किसी परमाणु से बनता है तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब ग्रहण करता है तो फिर उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक पहले की अपेक्षा कम प्रबलता से अपनी तरफ खींच पाता है, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़े दूर चले जाते हैं और परिणाम स्वरूप आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ऋणायन की आयनिक त्रिज्या सदैव अपने परमाणु से अधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे Cl परमाणु है, तो Cl परमाणु की त्रिज्या Cl- आयन से कम होती है। तो आयनिक त्रिज्या बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है परमाणु है, परमाणुविक, ये परमाणु है इसलिए परमाणुविक आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम, इसकी परमाणु त्रिज्या, इसकी आयनिक त्रिज्या। अब अगर मान लीजिए कोई सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है, ऐसे आयन हैं, ऐसे ऋणायन हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जैसे देखिए Cl- As2-, Cl- S2-, और अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो Cl में 17 और 1 18 हैं, S में 16 और 2 18 हैं, और फास्फोरस में 15 और 3 18 हो गए। तो इस तरह से ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, और इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है।
फास्फोरस में 15 प्रोटॉन हैं, सल्फर में 16 प्रोटॉन हैं और Cl में 17 प्रोटॉन हैं। तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या सबसे अधिक है उसका आकार सबसे कम होगा, क्योंकि उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश सर्वाधिक होगा। यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नाभिक बहुत प्रबलता से खींचेगा, जिसके कारण बाह्यतम कोश नाभिक की ओर झुक जाएगी और परिणाम स्वरूप आयनिक त्रिज्या कम हो जाएगी। तो सबसे अधिक त्रिज्या फास्फोरस की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? Cl माइनस की। तो P3 माइनस इज ग्रेटर देन S2 माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस। तो आयनिक त्रिज्या का घटता हुआ क्रम। अब अगर कोई परमाणु है जिस पर ऋण आवेश का मान बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे ऋण आवेश का मान उस पर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे O माइनस O2 माइनस, तो देखिए O इज लेस देन O माइनस इज लेस देन O2 माइनस। परमाणविक व आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम। तो इस तरह से ये आयनिक त्रिज्या समझ में आ गई होगी। अब परमाणु त्रिज्या का क्रमिक परिवर्तन। परमाणु त्रिज्या का वर्गों और आवर्तों में क्रमिक परिवर्तन। अब देखिए वर्गों में क्रमिक परिवर्तन, वर्गों में क्रमिक परिवर्तन। देखिए फर्स्ट ही वर्ग हम ले लेते हैं हाइड्रोजन Li Na K Rb CS Fr। तो देखिए कोष की संख्या हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रांसियम में 7। तो देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है और आवर्णी प्रभाव के बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, जिसके कारण नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण घटता जाता है और परिणाम स्वरूप परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। इसी तरह से आवर्तों में क्रमिक परिवर्तन
तो आवर्त कोई सा भी हम ले लेते हैं, ली बे बक नो फने। देखिए एलआई में तो, बेरिलियम में तो, बोरान में 2 कोष, कार्बन में 2, नाइट्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 2, फ्लोरीन में 2 और नियान में 2। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या वही रहती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता जाता है, जिसके कारण नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता जाता है। आकर्षण बढ़ने से क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी, क्योंकि नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण बाह्यतम कोष नाभिक की ओर थोड़ी खींच आएगी और परिणाम स्वरूप परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी बाएं से दाएं जाने पर किसी भी आवर्त में। तो इस तरह से इस क्लास में आप लोगों ने परमाणु त्रिज्या और उसकी विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन पढ़ी, समझी। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए या नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दैट्स ऑल।